हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 28 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि इन न्यूज आर्टिकल्स के समरी होते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है इस तरह से हाईलाइटेड होते हैं येलो कलर से, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ जो है इस तरह से ब्लैक लेटर में अंडरलाइंड होते हैं जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से जो कि एडिटोरियल पेज से है। ये आर्टिकल जो है पेट्रोल प्राइसिंग हमारे कंट्री में कैसे तय की जाती है उससे रिलेटेड है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $100 पर बैरल चला गया है। तो ये क्रूड ऑयल होता क्या है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है। सो क्रूड ऑयल जो आप सुनते हैं जो कि तेल के खान होते हैं, मतलब कि ऑयल रिजर्व वहाँ से निकाले जाते हैं, तो उसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, मतलब कि कच्चा तेल। यही आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि $100 पर बैरल या 90। सो ये क्रूड ऑयल है और इसी से जो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, उसके बाद जो लुब्रिकेंट होते हैं, ग्रीस, प्लास्टिक्स, गैसेस जिससे कि फर्टिलाइजर बनाया जाता है। सो वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट जो है इन पेट्रोलियम इस क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर यही जो है जो जो कंपनियां इस प्रोसेस में लगती है वो इसको सेल करती है। और फिर अब सवाल आता है कि ये कंपनियां जो क्रूड ऑयल को परचेज करती है इसको कैसे खरीदती है और किन दामों पर बेचती है, ये कैसे पता चलता है और ये कैसे तय होता है। तो क्रूड ऑयल जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी जो है $90 पर बैरल इसके आसपास रहता है। सो जब ये $90 पर बैरल कहने का मतलब एक इंडियन कंपनी को जो इस प्रोसेस में लगी हो उसको कितना पे करना पड़ता होगा। तो एक बैरल में लगभग 139 लीटर होता है। अगर डॉलर को रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग अभी 90 के आसपास है। सो आप 90 इंटू 90, आप 100 इंटू 90 इंटू 100 कर दे तो ये 9000। सो पर बैरल 9000 रुपीज़। सो कोई भी इंडियन कंपनी अगर परचेज करेगी तो पर बैरल उसको 9000 रुपीज़ जो है पे करना होगा। ये तो क्रूड ऑयल का प्राइस है जितने में कंपनियां खरीदती है। इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसकी प्राइसिंग कैसे तय होती है। अब मान लिया जाए कि ये 9000 में कंपनी जो है, मतलब कि मान लिया जाए कंपनी 4000 जो है पेट्रोल में खर्च करती है, मतलब खरीदने में। तो ये इसका परचेजिंग प्राइस हुआ, प्लस इसका प्रॉफिट जोड़ दीजिए। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी इस पे लगाती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है वैट लगाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्च आता है। तो कुल मिलाकर ये जो आप रिटेल प्राइस देखते हैं, मतलब कि आम लोग जिस रेट पे पेट्रोल को खरीदते हैं वो उसमें क्या क्या होता है। जो परचेजिंग प्राइस है वो होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगाती है वो होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्च होता है वो होता है। सो ये जो है प्राइस डिसाइड करता है कि मार्केट में आम लोगों को इतने में पर लीटर पेट्रोल सेल किया जाएगा। सो 2010 से पहले जो मैकेनिज्म था वो था एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग की। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग करने का मतलब है कि गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितना प्राइस होगा मार्केट में पेट्रोल, मतलब कि अगर जो कंपनियां हैं उसके खरीदने का रेट अगर वैरी भी करता है तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो तय करती है कि कितना पेट्रोल को किस भाव से बेचा जाएगा। अभी जो इंडिया का सिस्टम क्या है वो है मैनेज्ड डीरेगुलेशन। 2010 के बाद जो है इसको बदला गया और इसको डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट करने का मतलब है कि ये जो है मार्केट सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करेगा। सप्लाई और डिमांड अब ये कैसे तय होता है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ गया है, तो कंपनियों को तेल जो है महंगा मिल रहा है। तो अब कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो पहले अब समझते हैं
पहले समझते हैं कि मार्केट में अगर प्राइस जो है, जो परचेजिंग प्राइस है, वो अगर कम हो जाता है, तब कंपनियां और गवर्नमेंट क्या करती है। मान लिया जाए न, अभी पर बैरल जो है $90 है, ये मान लिया जाए $80 हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, कंपनियों का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। मतलब कि जो आम लोग हैं उनके लाइफ पे पेट्रोल के प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो गवर्नमेंट का ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, टैक्स बढ़ा के और प्रॉफिट बढ़ा करके पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए तेल जो है उतने ही रेट में मिलता है। ये आप देखते होंगे, आप जैसे कि आप अगर ये न्यूज़ में देखते होंगे कि अगर इंडिया का ऑयल मार्केट जो है डीरेगुलेटेड है, तो फिर हर रोज पब्लिक के लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है चेंज क्यों नहीं होते। उसका यही कारण है, बिकॉज जब डीजल और पेट्रोल जो है मतलब क्रूड ऑयल कंपनियों के लिए सस्ता होता है, तब गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा देती है और कंपनियां जो है प्रॉफिट बढ़ा देती है। मतलब कि गवर्नमेंट और कंपनियों को इससे फायदा होता है। उसके उल्टे जब ब्लॉकेड होता है, जब सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो जाती है, जैसे कि अभी है, तो कंपनियों को 90 के बदले 100 में ये मिल रहा है। उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस घटा देती है और कंपनियों को कुछ लॉस जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो इस तरह से काम करता है। अगेन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इसमें वर्क करता है, बिकॉज अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा वेरी होंगे, इन्फ्लेशन का इशू होगा और वो जो है गवर्नमेंट को पॉलिटिकली नुकसान उसका झेलना पड़ सकता है। सो गवर्नमेंट जो है अपना इन्फ्लुएंस का यूज करके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को अनचेंज रखती है और इस समय वो एक्सचेकर मतलब कि उनके टैक्सेस में और कंपनियों के प्रॉफिट में थोड़ी कमी होती है। तो जब सो इसका मतलब है कि जब प्राइसेस कम होती है, क्रूड ऑयल का रेट जो है कम होता है, उस केस में गवर्नमेंट और कंपनियां उसको बेनिफिट होती है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब जैसे कि अभी है, तो उनको लॉसेस एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि गवर्नमेंट को जो है इन पेट्रोल और डीजल के रेट्स को एक फिक्स रेट पे रखना होता है ताकि इनको पॉलिटिकली नुकसान ना पहुंचे। सो अभी का जो करंट सिस्टम है वो मैनेज्ड डीरेगुलेटेड है। कहने को तो थ्योरेटिकली इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डीरेगुलेटेड है, मतलब कि मार्केट के सप्लाई और डिमांड उसको डिराइव करेंगे कि कितना प्राइस होना चाहिए। बट गवर्नमेंट जो है अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके जो आम जनता है उसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रेट है उसको अनचेंज रखती है। सो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसिंग है वो डीरेगुलेटेड है, बट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के कारण उसको फिक्स रखा जाता है और इसी को मैनेज्ड डीरेगुलेशन कहा गया है। सो जैसा कि आप एवरीडे न्यूज़ में सुनते होंगे कि रसिया और गल्फ कंट्रीज से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो 90% हमारा डिपेंडेंस उन पे है। सो इस तरह के अगर सप्लाई चेन में जब डिसरप्शन आता है तो इस तरह के डिस्कशंस जो है तेज हो जाती है। तो उसको टैकल करने के लिए ऑथर का सजेशन है कि हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे रसिया इत्यादि कंट्रीज है, इनसे हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको फिक्स करके रख सकते हैं और उसी पे परचेज किया जाएगा, ताकि मार्केट में अगर वेरिएशन इस तरह के सप्लाई डिस्ट्रप्शन से हो भी तो हमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर जो हमारा डोमेस्टिक रिजर्व है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमारा डिपेंडेंस जो है कम से कम हो सके। सो ये पूरा न्यूज आर्टिकल पेट्रोल प्राइसिंग को कैसे इंडिया में तय किया जाता है और क्या किया जाना चाहिए इससे रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन पेज का है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैसे हमारा जो फार्म सेक्टर है अभी फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। कहने का मतलब है कि हमारा फार्म सेक्टर जो है कैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस इन पे डिपेंडेंट हो गया है। बिकॉज जो लोग 90s के होंगे या उससे पहले, कहने की बात नहीं है, जो लोग पहले के होंगे वो जानते होंगे अभी से 10-15 साल पहले तक हमारे यहाँ बैलगाड़ी आपको सड़कों पे दिख जाता होगा, बुलक कार्ट। बट अब जो है मैकेनाइजेशन हो गया है। आज उन बैलगाड़ियों को जो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन मशीन्स है या फिर ट्रैक्टर्स हैं जो कि पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है। सो जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी से 10-15 साल पहले तक या फिर उससे पहले और आप और पीछे जाते हैं तो जो बैलगाड़ी है, बुलक कार्ट, इसका डिफरेंट यूज़ था।
खेत की जुताई के लिए, प्लॉइंग के लिए। उसके बाद ये हार्वेस्टिंग में काम आते थे। उसके बाद जो इरिगेशन है उसके लिए वेल से जो वाटर निकाला जाता था, इसमें ये बुलॉक्स या बफेलोज जो है वो काम में आते थे। इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फर्टिलाइजर बनाने में, पेस्टिसाइड में, इनमें यूज किए जाते थे। मतलब कि इनका जो एक वाइड रेंज यूज था और पूरा फार्म सेक्टर जो है इस पे डिपेंडेंट होता था। आज वही रिप्लेस होकर के मैकेनाइज हो गया है। कहने का मतलब कि मशीन्स ने उसकी जगह ले ली है। जैसे कि आप ट्रैक्टर को ले ले, जुताई के लिए ट्रैक्टर का यूज होता है। ट्रैक्टर डीजल से चलता है और डीजल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद फर्टिलाइजर, और उसमें भी यूरिया मेन है, जिसका कि लगभग 50% यूज होता है। सो यूरिया के लिए नेचुरल गैस ये इंपॉर्टेंट होता है और ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद आप फार्म पावर को देख, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोल पे डिपेंडेंट हैं। अभी थर्मल पावर जो है मेजर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। सो फॉसिल फ्यूल और हमारे एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस, फॉसिल फ्यूल काफ़ी हद तक डिपेंड हो गया है मैकेनाइजेशन की वजह से। तो ऑथर का ये कहना है कि इस तरह के जो ईरान वॉर या ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो डिसरप्शंस हुआ है उससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अफेक्ट हो सकता है। और नॉट ओनली कि इन्फ्लेशन जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है उससे हो सकता है, बल्कि जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले हमारे डिफरेंट मशीन्स हैं उनको जो डिराइव करता है, जिस पावर से वो डिराइव होते हैं, जिस पावर से वो चलते हैं, उसके सप्लाई में अगर डिसरप्शंस होते हैं उस हिसाब से भी हम अफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। इसके बाद सिचुएशन और तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब रसिया और चाइना, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि ये सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में जो रसिया है उसका लगभग 20% शेयर है फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट का। हालांकि रसिया में तो नेचुरल गैसेस ये सब का भंडार है। सो नेचुरल गैसेस से फर्टिलाइजर बनाया जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि रसिया एक्सपोर्ट करेगा ही। बट चाइना, वहाँ तो ऑयल का रिजर्व नहीं है, तो चाइना कैसे करता है? तो चाइना में कोल का भंडार, कोल को गैसिफाई करके इससे जो है फर्टिलाइजर बनाया जाता है। सो इस पूरे आर्टिकल में ये समझाया गया है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कैसे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हो गया है मैकेनाइजेशन की वजह से। और अगर इस तरह के डिसरप्शंस आते हैं तो हमारे फूड सिक्योरिटी को लेकर के चिंता बढ़ती है। सो उपाय क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, जो डोमेस्टिक रिजर्व है उसका यूज, और किसी एक कंट्री या किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंस को कम करना। सो ये सब वे आउट जो है बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये पंजाब में कभी लॉ असेंबली के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि रिलीजियस टेक्स्ट को अगर इंसल्ट कोई व्यक्ति करता है तो उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट था उसको और अधिक स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो अभी जो लॉ आया है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस टेक्स्ट का इंसल्ट करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 25 लाख रुपये फाइन। सो ऑथर का कहना है कि बहुत सारे कंट्रीज इस तरह के लॉ को रिपील कर रहे हैं, और तब जो है पंजाब इस तरह के लॉ को लेकर के आया है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सो यहाँ पर जो आपको आपके यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आर्टिकल 19(1)(a) और 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 6 राइट्स। इसमें क्लॉज 1 जो है आपको 6 फंडामेंटल राइट देती है, और क्लॉज 2 जो है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करती है। सो ऑथर का यहाँ कहना है कि इस तरह के लॉ से जो आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) में जो विरोधाभास होता है उसका फ़ायदा उठाकर गवर्नमेंट जो है इस तरह के लॉ को स्ट्रिक्ट करती है, और उससे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि
आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ इसकी फ्रीडम देता है। तो स्टेट्स जो है इस पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसका यूज करके इस तरह के रिलीजियस नॉर्म्स को और उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करके बनाती है, जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है। और ऑथर ने ये इसमें कंसर्न जताया है कि इस तरह के लॉ जो है इसमें ऐसा भी हो सकता है, मिसयूज इसको किया जा सकता है, फॉल्स एक्यूजेशन। और हम जानते हैं कि मॉब जो है, मॉब इससे इंस्टिगेट हो सकता है और मॉब वायलेंस ये हो सकता है। और इस लॉ को इतना स्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि बेल का मतलब कि जो जजेज हैं वो पब्लिक प्रेशर में बेल को भी डिनाई कर सकते हैं। सो तो इस तरह के जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उसके रास्ते में एक बाधा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जो है फ्रंट पेज से है, ये क्लाउड सिस्टम से रिलेटेड है। आगे देखेंगे क्लाउड सिस्टम क्या होता है। ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज एक न्यारा एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जो ऑयल मार्केट में वर्क करती है। एक केस सामने आया है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट, हम जानते हैं कि हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट करते हैं, जैसे कि आप जो इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल और सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के, तो उसके लिए हम फॉरेन कंपनीज़ पे डिपेंडेंट हैं बिकॉज हमारे खुद के टेक्नोलॉजी अभी उतने डेवलप नहीं है और एफिशिएंसी, कॉस्ट और सेफ्टी ये तीनों के हिसाब से जो फॉरेन कंपनियां हैं वो बेहतर है, सो हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सामने एक केस आया है जिसमें न्यारा जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने उसके डेटा एक्सेस करने से ब्लॉक कर दिया था। वो ऐसा इसलिए कि ये कंपनी जो है न्यारा वो रसियन ऑयल कंपनीज के साथ ट्रेड करती थी। और आप जैसा जानते हैं कि अमेरिका ने रसिया के कंपनीज के ऊपर, ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और उस सैंक्शंस की वजह से इस न्यारा जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी इंडिया में इसको ब्लॉक किया गया था इसके डेटा को एक्सेस करने में। सो गवर्नमेंट और हमारा जो थिंक टैंक है उसमें ये डिस्कशन तेज हो गया है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी जिसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस हैं, अगर किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन में अगर इस तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वल्नरेबल है। सो इस तरह के टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप होने चाहिए। और अभी जो है इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि वो टेक्नोलॉजी जो है उतनी इंडिया में जो डेवलप टेक्नोलॉजी है, ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी है उसके कंपेयर में उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। सो क्लाउड होता क्या है, जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं, सर्च इंजन यूज करते हैं, सो वो किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है। आप इनपुट देते हैं और इंटरनेट जो है आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो वो डेटा रहता कहाँ है, वो डेटा स्टोर कहाँ होता है, तो वो डेटा जो है डेटा स्टोरेज सेंटर में स्टोर होता है और ये एक फिजिकल बिल्डिंग है। और ये आइदर कंपनी जहाँ वर्क करती है चाहे उस कंट्री में होते हैं या मेनली जो पेरेंट कंपनी होती है जो उसकी पेरेंट कंट्री होती है, जैसे कि यहाँ पे यूएसए का दबदबा है तो मोस्ट ऑफ द डेटा सेंटर्स यूएसए में है। तो जब भी आपको डेटा चाहिए होता है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं और फिर जो है इंटरनेट सर्वर जो है आपको डेटा प्रोवाइड करता है। सो ये क्लाउड सिस्टम तो आप समझ गए होंगे। ये क्लाउड सिस्टम जो है तीन तरह के होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। इसमें क्या है कि जैसे कि आपको एक प्लॉट दे दिया जाता है और उस प्लॉट पे आप खुद से अपना बिल्डिंग बनाएं, खुद से उसकी पेंटिंग करें और फिर उसको यूज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इस टाइप की एक क्लाउड सर्विस होती है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब कि आपको एक घर का ढांचा दे दिया गया है, बेसिक ढांचा बना दिया गया है, अब इस पे प्लास्टर आपको करना है, पेंटिंग करना है और इसको सजाना है, फिर आप उसको यूज करिए, उसमें रहिए। तीसरे तरह का है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो है ऑलरेडी बिल्ट है, मतलब कि आपको एक बना बनाया घर, पूरा फिनिश्ड घर दे दिया जाता है, आपको बस उसमें रहना है। सो
क्लाउड जो है इस तरह से होते हैं, मतलब कि आपका डेटा पे या पूरे सिस्टम पे कितना कंट्रोल है उस पे डिपेंडेंट करता है कि ये किस टाइप का क्लाउड है। सो जितना ज़्यादा डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज़ पे हमारा क्लाउड के लिए होगा, हमारे सिस्टम्स जो है, और ये सिस्टम किन चीज़ों में यूज होते हैं, एनर्जी, जैसा कि ये केस आया था टेलीकॉम सेक्टर में, और सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग, जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है या फिर पूरा बैंकिंग सिस्टम्स है पूरा सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर इस तरह के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है वो अगर फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो हमारे इन सेक्टर्स को ब्लॉक किया जा सकता है आसानी से। सो इसीलिए डिस्कशन तेज है कि हमें इन टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप करना होगा और जल्दी से जल्दी जो है फॉरेन कंट्रीज पे जो डिपेंडेंस है उसको कम से कम करना होगा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इससे रिलेटेड है। अभी न्यू दिल्ली में इसके रिलेटेड एक समिट होना है जून में। सो ये न्यूज़ में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इससे रिलेटेड एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि आने वाला जो समिट है, इस समिट में ये ड्राफ्ट जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, मतलब कि इसको इशू किया जाएगा। सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो आपको वो ध्यान रखना है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है। जो 7 बिग कैट, जो बड़े कैट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत कंजर्व किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, चीता, स्नो लियोपर्ड, प्यूमा और जैगुआर, ये 7 बिग कैट्स हैं। अभी जो करेंटली है टोटल 24 मेंबर कंट्रीज इस अलायंस के मेंबर हैं और जो पोटेंशियल है, और ग्लोबली 95 ऐसे कंट्रीज है जहाँ की ये बिग कैट जो है पाए जाते हैं। सो फ्यूचर में ये इस अलायंस के पार्टनर या मेंबर बन सकते हैं। सो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।